नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी एंड आईआर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ भारत के भविष्य के लिए बल्कि आपकी परीक्षा, खासकर यूपीएससी और बीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टॉपिक है इंडिया की क्लाइमेट पॉलिसी। देखिए, हम सब सुनते हैं कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी में एक क्रांति ला रहा है, लेकिन ठीक उसी वक्त हम ये भी सुनते हैं कि इंडिया तो कोयले पर अपनी निर्भरता और बढ़ा रहा है। तो भाई सच क्या है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और भारत की क्लाइमेट पॉलिसी के सबसे बड़े, सबसे मुश्किल सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडिया किस रास्ते पर है। ये एक क्रॉसरोड्स है, मतलब एक ऐसा चौराहा जहां से एक रास्ता ग्रीन ग्रोथ की तरफ जाता है और दूसरा डेवलपमेंट की जरूरतों की तरफ। तो सवाल देखिए बड़ा सीधा सा है, और ये ऐसा सवाल है ना जो आपके जीएस पेपर 3 में या फिर ऐसे में सीधा उठकर आ सकता है। Critically analyze India's role in global climate action. Is India a climate leader or a laggard? मतलब क्या भारत क्लाइमेट चेंज से लड़ने में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है या हम अभी भी उन देशों में हैं जो काफ़ी नहीं कर रहे। देखिए, इस एक अकेले सवाल में ना इंडिया की पूरी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारा एनवायरमेंटल फ्यूचर सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो चलिए तैयार हो जाइए, एक एक करके इसकी परतें हटाते हैं और डेटा, पॉलिसीज और जो कॉन्ट्रडिक्शंस है ना उनकी दुनिया में गोता लगा के एक बैलेंस्ड जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है भारत की एक नई महत्वाकांक्षा से, एक नए और कहीं ज्यादा मजबूत इरादे से। COP26 जो ग्लासगो में हुई थी, उसके बाद भारत ने अपने क्लाइमेट टारगेट्स को, मतलब अपने लक्ष्यों को ऑफिशियली अपडेट किया है। ये वो वादे हैं जो भारत ने पूरी दुनिया से किए हैं और ये पहले के वादों से आप कह सकते हैं कहीं ज्यादा बड़े और हिम्मत वाले हैं। ये हमारी एम्बिशन को दिखाते हैं। लेकिन इन वादों को हम समझें उससे पहले एक टर्म को बहुत गहराई से समझना जरूरी है, एनडीसी यानी नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। अब ये है क्या भला? देखिए, जो 1997 की क्योटो प्रोटोकॉल थी ना, उसमें एक टॉप डाउन अप्रोच थी जहां डेवलप्ड देशों पर कानूनी तौर पर कुछ लक्ष्य थोप दिए गए थे, लेकिन वो मॉडल ज्यादा चला नहीं। इसलिए 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में एक बॉटम अप अप्रोच अपनाई गई। इसके तहत हर देश खुद अपनी कैपेबिलिटी और अपने हालात के हिसाब से अपने लक्ष्य तय करता है कि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए क्या क्या करेगा। बस इसी सेल्फ डिटरमिन्ड एक्शन प्लान को एनडीसी कहते हैं और इसे यूएनएफसीसी को सबमिट किया जाता है। ये नेशनली डिटरमिन्ड है, मतलब हर देश ने इन्हें खुद तय किया है, किसी ने ऊपर से थोपा नहीं है। ये आपके मेंस के जीएस पेपर 3 के एनवायरमेंट सेक्शन और जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट है। तो इस स्लाइड पर जो आप देख रहे हैं वो हैं भारत के अपडेटेड एनडीसीज, जो भारत की नई सोच को दिखाते हैं। चलिए एक एक करके इसे डिकोड करते हैं। पहला, नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी बिजली बनाने की जो कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका कितना % नॉन फॉसिल सोर्सेज जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर से आएगा। पहले ये टारगेट 2030 तक 50% था, जिसे अब बढ़ाकर 2035 तक 60% कर दिया गया है। दूसरा है एमिशंस इंटेंसिटी रिडक्शन। इसे हम आगे और डिटेल में समझेंगे, पर अभी के लिए ये समझ लीजिए कि ये एक एफिशिएंसी मेट्रिक है, मतलब जीडीपी का हर एक यूनिट बनाने में हम कितना एमिशन करते हैं। और तीसरा है कार्बन सिंक, यानी एक्स्ट्रा जंगल और पेड़ लगाकर हम एटमॉस्फेयर से कितना कार्बन डाइऑक्साइड सोखेंगे। आप देख सकते हैं इस टारगेट को भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब जरा इस एक नंबर पर फोकस कीजिए, 60%। ये भारत का नया टारगेट है कि 2035 तक हमारी टोटल बिजली उत्पादन क्षमता का 60% हिस्सा नॉन फॉसिल सोर्सेज से आएगा। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और बोल्ड स्टेप है। ये दिखाता है कि भारत अपने एनर्जी सेक्टर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए कितना सीरियस है। और इसमें सिर्फ सोलर विंड नहीं है, इसमें बड़े हाइड्रो पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर पावर भी शामिल हैं। इस लक्ष्य को पाने का मतलब होगा भारत के एनर्जी बास्केट का पूरा कायापलट। दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर है 47%। ये हमारा नया एमिशंस इंटेंसिटी का टारगेट है, मतलब 2005 के लेवल के मुकाबले 2035 तक हम अपनी जीडीपी की हर यूनिट से होने वाले एमिशन में 47% की कमी लाएंगे। अब यहाँ एक बारीकी पर गौर कीजिएगा जिसे आपको अपने आंसर्स में जरूर लिखना है। ये एब्सोल्यूट एमिशंस यानी कुल उत्सर्जन में कटौती नहीं है, ये इकोनॉमी की कार्बन एफिशिएंसी को बढ़ाने का टारगेट है। इस पर हम आगे और भी गहराई से बात करेंगे कि आखिर ये अंतर इतना जरूरी क्यों है। और तीसरा और बेहद जरूरी लक्ष्य 4 बिलियन टन। भारत ने वादा किया है कि वो एक्स्ट्रा जंगल और पेड़ लगाकर एटमॉस्फेयर से 3.5 से 4 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर का कार्बन सोखेगा।
इसी को कार्बन सिंक बनाना कहते हैं। ये नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में एक बहुत ही ज़रूरी रोल निभाता है। हाँ, ये बात और है कि इस टारगेट को लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि हम जंगलों को गिनते कैसे हैं और क्या हमारे पास वाकई इतनी ज़मीन है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए, एम्बिशन और वादे तो बहुत बड़े बड़े हो गए, लेकिन ज़मीन पर हकीकत क्या है? क्या हम सच में इन टारगेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं? तो अब हम देखते हैं भारत का 2025 का रिपोर्ट कार्ड। एम्बिशन के बाद अब बात करते हैं प्रोग्रेस की। आखिर आंकड़े क्या कहते हैं? और ये आंकड़ा शायद आपको चौंका दे। 2025 में भारत का CO2 एमिशन सिर्फ 0.7% बढ़ा। अब आप सोचेंगे कि भाई एमिशन का बढ़ना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस नंबर को जरा कॉन्टेक्स्ट में देखिए। ये 2001 के बाद की सबसे धीमी ग्रोथ रेट है, अगर हम कोविड महामारी वाले साल को एक एक्सेप्शन मानकर हटा दे तो। एक इतनी तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि डीकार्बनाइजेशन की कोशिशें कहीं न कहीं तो काम कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि एमिशन की ये धीमी ग्रोथ आखिर आई कहाँ से? इस स्लाइड में इसका एकदम सीधा जवाब है। 2025 में जितनी भी नई बिजली बनाने की कैपेसिटी हमने जोड़ी, उसमें से करीब 79% अकेली सोलर पावर से आई। ये एक सोलर क्रांति से कम नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि सोलर ने विंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर सबको कितना ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। इसके पीछे सरकार की नीतियां जैसे PLI स्कीम्स और सोलर पैनल्स की लगातार घटती कीमतें, दोनों का बड़ा हाथ है। भारत वाकई में तेजी से सूरज की ऊर्जा को अपना रहा है। पर रुकिए, कहानी इतनी सीधी है नहीं, और बस यहीं पर एक नॉर्मल रीडर और एक UPSC एस्पिरेंट में फर्क आ जाता है। आपको गहराई में उतरना होगा। एक कैच है यहाँ पर। जरा इस स्लाइड को गौर से देखिए। ये आप कह सकते हैं टू इंडियाज की कहानी है। हमारी इकोनॉमी के दो अलग अलग चेहरे दिखाती है। एक तरफ है पावर सेक्टर, जहां रिन्यूएबल्स की वजह से एमिशन 3.8% घट गया। 1973 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कोयले से बिजली का उत्पादन कम हुआ, कोविड वाले साल को छोड़कर। ये एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है। लेकिन अब जरा दूसरी तरफ देखिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्टील का एमिशन 8% और सीमेंट का 10% बढ़ गया। ये हार्ड टू अबेट सेक्टर हैं, मतलब वो सेक्टर्स जहां एमिशन कम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी केमिकल प्रोसेस में ही कार्बन निकलता है। तो जो कुल 0.7% की मामूली बढ़त हमने देखी, वो असल में पावर सेक्टर की कामयाबी और इंडस्ट्रियल सेक्टर की चुनौती के बीच का एक बैलेंस है। असली चैलेंज अब यहीं छिपा है। और यहीं से हम अपनी कहानी के तीसरे और सबसे पेचीदा हिस्से में आते हैं, द पॉलिसी पैराडॉक्स, यानी नीतिगत विरोधाभास। भारत की क्लाइमेट स्ट्रैटेजी में कुछ ऐसी बातें हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर पेश करती हैं। एक एस्पिरेंट के तौर पर इन कॉन्ट्रडिक्शंस को समझना और अपने जवाबों में लिखना बहुत ज़रूरी है। और ये है सबसे बड़ा विरोधाभास। एक तरफ हम 60% नॉन फॉसिल एनर्जी का टारगेट रख रहे हैं, सोलर में क्रांति ला रहे हैं, और दूसरी तरफ अगले 7 सालों में 100 गीगावाट की नई कोयला आधारित बिजली कैपेसिटी जोड़ने का भी प्लान बना रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? एक ही वक्त पर दो बिल्कुल ऑपोजिट दिशाओं में जाना। सरकार का तर्क ये है कि भारत की बढ़ती एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने और ग्रिड को स्टेबिलिटी देने के लिए ये बेस लोड पावर ज़रूरी है। लेकिन जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि ये हमें क्लीन एनर्जी के रास्ते से भटका देगा। ये सवाल आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। उस सवाल का जवाब इस स्लाइड में छिपा है, और ये आपके एग्जाम के सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स में से एक है, एमिशंस इंटेंसिटी और एब्सोल्यूट एमिशंस के बीच का फ़र्क। एमिशंस इंटेंसिटी का मतलब है कि आप अपनी GDP का हर 1 रुपया बनाने में कितना कार्बन छोड़ते हैं। भारत का टारगेट इसे कम करना है। लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी यानी GDP एमिशन की दर से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है तो हमारी इंटेंसिटी तो कम हो जाएगी, लेकिन हमारा कुल एमिशन यानी एब्सोल्यूट एमिशंस फिर भी बढ़ सकता है। इसे एक कार के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपकी कार अब ज़्यादा माइलेज देती है, ये हुई इंटेंसिटी में कमी। लेकिन आप पहले से डबल दूरी तक गाड़ी चलाते हैं, ये हुई GDP ग्रोथ। तो आपका कुल पेट्रोल का खर्च, ये हुआ एब्सोल्यूट एमिशन, फिर भी बढ़ जाएगा। भारत और दूसरे विकासशील देशों ने जानबूझकर इंटेंसिटी टारगेट्स चुने हैं ताकि उन्हें विकास करने की गुंजाइश, मतलब डेवलपमेंटल हेडरूम मिले। यही वो लूप होल है जो नए कोयला प्लांट को NDC टारगेट्स के साथ मुमकिन बनाता है। और ये विरोधाभास यहीं खत्म नहीं होते। हम 2040 तक पेट्रोकेमिकल्स, जो कि फॉसिल फ्यूल्स पर आधारित हैं, उनमें $1 ट्रिलियन के निवेश की योजना बना रहे हैं। स्टील का उत्पादन, जो कोयले पर बहुत ज्यादा निर्भर है, उसे भी बढ़ाने की योजना है।
एक और बड़ी प्रॉब्लम है, 37 गीगावाट से ज़्यादा की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनकर तैयार है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइंस और ग्रिड्स की कमियों की वजह से वो स्ट्रैंडेड है, मतलब फंसी हुई है और उसकी बिजली सिस्टम तक पहुंच ही नहीं पा रही। और हमारा कार्बन सिंक टारगेट, वो भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि हमारा फॉरेस्ट कवर अभी भी 33% के नेशनल टारगेट से काफी दूर है और फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन को लेकर भी काफी विवाद है। अब भारत की इस कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर को थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। क्या ये चुनौतियां और विरोधाभास सिर्फ भारत के ही सामने हैं या पूरी दुनिया इसी कश्मकश में फंसी हुई है? चलिए ग्लोबल सीन पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि आईआर के पेपर में आपको भारत की नीतियों को ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में रखकर ही एनालाइज करना होगा। ये चार्ट एक तरह से पूरी दुनिया की कहानी कह रहा है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI के मुताबिक दुनिया के सभी देशों ने मिलकर जो एनडीसीज सबमिट किए हैं, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस के टारगेट को पाने के लिए जितनी कटौती चाहिए, उस गैप का सिर्फ 14% ही भरते हैं। मतलब 86% का एक बहुत बड़ा गैप अभी भी बाकी है। तो साफ है, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही अपने लक्ष्य से बहुत दूर है। ये दिखाता है कि एम्बिशन और एक्शन के बीच एक ग्लोबल गैप है। अभी हाल ही में जो COP28 हुई, उसमें UAE कंसेंसस में पहली बार जीवाश्म ईंधन से दूर जाने यानी ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स की बात तो की गई, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज है। इसमें फेज आउट या फेज डाउन जैसे मजबूत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। और हकीकत तो ये है कि आज तक किसी भी बड़े देश ने तेल और गैस के प्रोडक्शन को स्टेप बाय स्टेप बंद करने का कोई ठोस टारगेट सेट नहीं किया है। बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन ज़मीनी कार्रवाई गायब है। ये आईआर में कथनी और करनी के अंतर का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तो इस पूरी चर्चा से एक एस्पिरेंट को क्या टेक अवे लेना चाहिए? आपको अपने उत्तर में क्या लिखना है? सबसे ज़रूरी शब्द है संतुलन। भारत की क्लाइमेट पॉलिसी असल में पर्यावरण की रक्षा और करोड़ों लोगों को करीबी से बाहर निकालने की विकास की ज़रूरतों के बीच एक बैलेंस बनाने की लगातार चलने वाली जद्दोजहद है। ये एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का एक क्लासिक डिबेट है। और ये बैलेंस बनाना तब और भी मुश्किल हो जाता है जब इकोनॉमी में थोड़ी सुस्ती के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए मार्च 2026 के आंकड़ों को देखिए। PMI में नरमी, ई-वे बिल में महीने दर महीने गिरावट। ये सब संकेत देते हैं कि आर्थिक विकास का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। और जब विकास धीमा होता है तो सरकारों पर रोजगार पैदा करने का दबाव बढ़ता है, और ऐसे में पर्यावरण पर और खर्च करने या पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज पर सख्त नियम लगाने के फैसले पॉलिटिकली और भी ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। भारत के वित्त मंत्रालय का ये बयान इसी सच्चाई को दिखाता है। बदलती स्थिति पर लगातार करीबी नजर रखने और सदे हुए नीतिगत कदमों की जरूरत है। यहाँ जो कीवर्ड है वो है कैलिब्रेटेड पॉलिसी रिस्पॉन्स। इसे अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिए। इसका मतलब ये है कि सरकार हर कदम फूंक फूंक कर रखेगी। एक बार में कोई बड़ा और कठोर कदम उठाने के बजाय धीरे धीरे और सोच समझकर नीतियां बनाएगी, ताकि विकास की जरूरतों और जलवायु की जिम्मेदारियों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधा जा सके। और आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, लेकिन अब एक कहीं ज्यादा गहरी समझ के साथ। क्या भारत एक ही समय पर अपनी आर्थिक विकास की जरूरतों को पूरा कर सकता है और अपने महत्वाकांक्षी क्लाइमेट टारगेट्स को भी हासिल कर सकता है? इस सवाल का कोई आसान हाँ या ना में जवाब नहीं है। इसका जवाब कैसे में छिपा है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या भारत टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और पॉलिसी इनोवेशन के जरिए इन दोनों लक्ष्यों को एक साथ साध पाता है या नहीं। यही वो दुविधा है जो आने वाले कई सालों तक भारत की पॉलिसी को डिफाइन करेगी। तो निष्कर्ष ये है कि भारत ना तो पूरी तरह से एक क्लाइमेट लीडर है और ना ही पूरी तरह से एक लैगार्ड। भारत की कहानी विरोधाभासों से भरी है। एक तरफ सोलर में जबरदस्त कामयाबी है, तो दूसरी तरफ कोयले पर लगातार निर्भरता। आपके जवाब में भी यही बैलेंस नजरिया झलकना चाहिए। इस तरह के जटिल टॉपिक्स पर और गहराई से विश्लेषण के लिए, जो आपकी परीक्षा की तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं, हमारे चैनल पॉलिटी एंड IR को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही ज़रूरी मुद्दों को सरल और स्पष्ट तरीके से लाते रहेंगे, ताकि आप एक बेहतर और ज़्यादा इन्फॉर्म जवाब लिख सकें। धन्यवाद।